Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to start income from salary, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके CMA इंटर पेपर नंबर 7 ग्रुप 1 के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन का। ठीक है, मैंने आपके लिए एक छोटी सी लाइन लिखी है। आई होप आपको ये अच्छी लगे। हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ मे सीम्स देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। तो कभी भी किसी चीज़ से निराश मत होइए एंड डू योर बेस्ट। वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ओके, तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, सबसे पहले सैलरी के अंदर अपन क्या है, सैलरी के अंदर सेक्शन नंबर 15, 16 एंड 17 अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले ये देखते हैं सेक्शन नंबर 15 क्या है। आई होप आपको ब्लर दिख रहा है, तो एक सेकेंड में आपको क्लियर कर देती हूँ। नाउ राइट, ठीक है। आई होप अब आपको ब्लर नहीं दिख रहा हो। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 15 जो कि है इनकम ऑफ सैलरी का चार्जिंग सेक्शन। ये चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देयर इज एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। क्या कह रहा है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। सैलरी हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल होगी कब, अगर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो इस चैप्टर को तो डोंट टेक टेंशन, मैं आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ में जाके सब कुछ बता रही हूँ जो कि जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, बाकी अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो इट्स बोनस फॉर यू, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, अगर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वो जो है वो इनकम अंडर टैक्सेबल ऑफ सैलरी हेड के अंदर वो टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अप इज सैलरी इज टैक्सेबल इवन इन केस ऑफ पार्ट टाइम जॉब लाइक एम्प्लॉय वर्क विद टू एम्प्लॉयर्स साइमल्टेनियसली। क्या कहा, सैलरी हेड के अंदर तब भी केस में होगा अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है 2 एम्प्लॉयज़ के अंडर, तो उस केस में भी वो सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेस ऑफ ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। सैलरी हेड के अंदर अगर ड्यू मतलब ड्यू हो चुकी है, तुम्हारी फिक्स हो चुकी है कि तुम्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है, और अगर रिसीव मतलब तुम्हारे को मिल गई, है ना, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे अपन सैलरी के अंदर सैलरी हेड के अंदर सैलरी टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म शैल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। बट याद रखिएगा, जो सैलरी अपन को रिसीव करी जा रही है बाय पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो वो जो अपन को सैलरी मिल रही है वो पीजीबीपी के सेक्शन पीजीबीपी वाले हेड के अंदर आएगी, वो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सैलरी रिसीव बाय एमपी एमएलए, है ना, शेल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम हेड IFOS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अब इस अपने पास में सैलरी हेड के अंदर 2 लाइन आती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मैंने आपके लिए काम करा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर आता है, तो इसके अंदर वर्कर्स की बात करें तो इसलिए अपन इसको सैलरी हेड में करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की एक तरीके से प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ करी जाती है और अपन इनको पीजीबीपी के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड जितना भी होगा वो सारा का सारा सैलरी हेड में आएगा। Next up is salary foregone is always taxable since it is merely application of income. Salary surrendered to central government shall not be treated as salary. अगर आपने सैलरी जो है वो फॉरगॉन कर दी है तो उस केस के अंदर भी उसको टैक्सेबल माना जाएगा। बट अगर आपने सरेंडर करी है गवर्नमेंट को तो उस केस के अंदर उसको सैलरी को अपन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप इज अमाउंट रिसीव any amount received, एक सेकेंड, any amount received before joining employment or after cessation of employment with the person is treated as profit in lieu of salary. It is taxable. अगर आपको जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको मिल रही है तो प्रॉफिट इन ल्यू के केस में माना जाएगा और वो भी टैक्सेबल होगा किसके अंदर, सैलरी हेड के अंदर। ठीक है,
इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय। अपन जब ये जो सैलरी चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस केस के अंदर अपन एम्प्लॉयर की बात करेंगे या एम्प्लॉय की बात करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अपन इसके लिए इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के बेसिस पे ही बातें करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को ही इनकम रिसीव हो रही है, तो अपन उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज एक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी। नेम ऑफ एसएससी, प्रीवियस ईयर अपना इस केस के अंदर होगा 2021 और 2022, और असेसमेंट ईयर होगा 2022 टू 2023, ठीक है। ये आपको काम आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का जो एक फॉर्मेट है मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने नोट्स लिख रखे हैं, या नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, फिर अपन पर्टिकुलरली उस नोट को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं कि बेसिक सैलरी जो है आपकी वो लिख दीजिए। उसके अंदर जितना भी डियरनेस अलाउंस है, जो कि डीए से, जो कि गवर्नमेंट डीए वाला पार्ट है, ठीक है, इन टर्म्स वाला, उसको अपन इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट इज कमीशन, जो है वो बोनस, एडवांस सैलरी या फिर अरियर सैलरी जो मिली है आपको एडवांस में या फिर अरियर जो नहीं मिली आउटस्टैंडिंग वाली, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंसेस जितने भी है आपके, प्रोविडेंट फंड, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, सुपर एनुएशन फंड, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, और जितने भी परक्यूजिट्स हैं, इन सबको आपको लिखना है और इन सब का टोटल निकाल के आपको ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। आप ऐसे बोल रहे हो, अगर आपके मन में थॉट आ रहा है कि मैम आप इनका मतलब नहीं बता रहे, तो प्लीज़ वेट, मैं अभी आपको एक एक को पर्टिकुलरली अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। अगर मैंने आपको कहा है कि अच्छे से समझाऊंगी तो मतलब अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, हैव सम पेशेंस। तो ग्रॉस सैलरी आ गई अपनी। इसमें से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो डिडक्शंस आते हैं अपने 16 वाले अंडर सेक्शन 16, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, कौन कौन से हैं, एक तो है प्रोफेशनल टैक्स जो कि अपन नोट 15 के अंदर पढ़ेंगे, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस 16 के अंदर पढ़ेंगे वो अपन, और एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है फिक्स, वो भी अपन नोट नंबर 17 के अंदर पढ़ेंगे। जब ये पूरा निकल जाएगा तो आपके पास में नेट सैलरी आ जाएगी। अब बस इतना सही काम है, बस ये एक पेज का जो चैप्टर है, मतलब बस इतना सा पढ़ना है अपन को, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इतना हवा बना रखा है सैलरी सैलरी सैलरी, नहीं, सैलरी इज़ ईजी। अगर आप रट्टू तत्ते हो रहा तो आपके लिए बहुत ईजी है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर जितने भी है वो बस प्रोविजंस रेट है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको बस वो याद रखना है। अगर आपने वो सब याद रख लिया तो सैलरी तो आपका बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नोट नंबर 1, दैट इज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या मतलब, जो आपको एज ए सैलरी के रूप में मिलती है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं करी है, ना तो कोई अलाउंसेज इंक्लूड है, ना ही कोई परक्यूजिट इंक्लूड है, ना ही कोई आपको डीएनएस अलाउंस में इंक्लूडेड है। डीएनएस अलाउंस एक तरीके से महंगाई भत्ता होता है ना, भत्ता जो कि खर्चे के लिए मिलता है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। डीएनएस तो इसके अंदर बेसिक सैलरी जो होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज डीएनएस अलाउंस। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, दोनों केस में वो इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स जो होता है वो टैक्सेबल होता है। डीए इन इस टर्म मीन्स, जो इन टर्म्स वाला होता है उसका मतलब होता है डीए विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन इन ऑल द फॉर्मूलाज। डीए इज कंसिडर ओनली इफ इट इज इन टर्म्स। इफ नथिंग इज गिवन तो अपन ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो नॉट इन टर्म्स है। देखिए क्या बोला मैंने, डीए जो है ना, इन टर्म्स की जो बात आती है ना, उसके अंदर अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है आपका, तो अपन सबको जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर इन टर्म्स वाले को ही लेते हैं, नॉट इन टर्म्स वाले को नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन जो होता है ना, कमीशन इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट इज टर्नओवर कमीशन या फिर कोई और टाइप का कमीशन होगा, वो सारा का सारा कमीशन टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट अप इज बोनस। बोनस जो होता है इट इज़ टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। जो रिसिप्ट बेसिस पे जो टर्नओवर बोनस जो अपन को मिलता है वो टैक्सेबल होता है। इट ओनली डिक्लेयर्ड इज गिवन देन इट शुड बी इग्नोर। अगर डिक्लेयर कर रखा है इज गिवन देन इट शुड बी इग्नोर, तो अपन उसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज एडवांस एंड अरियर बोनस, ठीक है, अरियर सैलरी, सॉरी वो बोनस चढ़ गया, इवन बोनस पड़ जाते इसलिए ना। एडवांस एंड अरियर सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होती है, अपन को
पहले सैलरी मिल गई अपनी सैलरी मिलने के टाइम से, ठीक है। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है। इफ इट एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज गिवन और only advance is given then it should be ignored because it is treated as loan। अगर आपको सिर्फ एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है, देखिए है ना, एडवांस अगेंस्ट सैलरी है कि मैं जो मेरी सैलरी मेरे को अगले महीने मिलनी थी वो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी महीने दे दो, और तो उस केस के अंदर गिवन और ओनली एडवांस इज गिवन, ठीक है। तो उस केस में अपन ऐसे ट्रीट करके चलते हैं कि वो एक तरीके का लोन है, तो आप उसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज अर्लियर सैलरी। इट मीन्स सैलरी अंडर डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ सैलरी, ठीक है। तो इस केस के अंदर इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज़ रिसीव्ड। जिस ईयर में अपन को सैलरी रिसीव होगी उस ईयर के अंदर उसको अपन टैक्सेबल मान लेंगे, अपन उसको पहले से ही बुक करके नहीं रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज ग्रेचुटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ऑलमोस्ट, जितना मैंने नोटिस करा है ना। बाकी आप अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में चेक कर सकते हैं, स्कैनर्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव में हो रही है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप काम कर रहे हो उसी टाइम पे आपको ग्रेचुटी मिल रही है साथ साथ में, तो वो जो ग्रेचुटी होगी वो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट अप इज, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, जब आप रिटायर हो रहे हो उस टाइम पे आपको अगर ग्रेचुटी मिल रही है, तो ये जो टॉपिक आता है ये आपका आता है सेक्शन एग्जेम्पशंस के अंदर, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर क्या बोला गया है, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस केस में भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो देवता है, ऐसा होता है जमाई जी होते हैं घर के कि जो वो बोलेंगे वही होगा करके, और अच्छा होगा उनके लिए, अपन उनका बुरा नहीं करेंगे। तो बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना जवाई है, उसका अपन को ध्यान रखना है, तो उसके केस के अंदर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। हंसने की बात है, हंस लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट स्टेप इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जवाई जी की तो बात हो गई, उनको तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उनके तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब नेक्स्ट इज अदर एम्प्लॉय। अरे भाई जवाई के अलावा भी तो बहुत लोग हैं, उनको भी तो बताइए, उनका क्या होगा मैम। तो अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस केस में दो केस होते हैं। क्या आपके ऊपर जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो जो आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी वो कैसे निकलेगी? वो आपकी निकलेगी, या मैंने लाइन खींच रखी है आपको कंफ्यूज ना हो, क्या है इसके अंदर अपन तीन चीज़ों को देखेंगे और उसमें से विचएवर इज लोअर जो होगा अपन वो वाली अमाउंट ले लेंगे। क्या बोला मैंने? सबसे पहले अपन इजी में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है जितनी भी अपन को ग्रेचुटी की अमाउंट रिसीव हो रही है वो लिख दो। दूसरी इज फिक्स्ड जो है, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि फिक्स्ड ग्रेचुटी की अमाउंट कितनी आती है, दैट इज 20 लाख, ठीक है, 20 लाख दिख दी। और थर्ड इज 15/26, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू सैलरी पर मंथ की जो लास्ट ड्रॉन हुई है, लास्ट ड्रॉन सैलरी वो लिख दीजिए, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 26, सॉरी ब्लर है ना, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू सैलरी जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको लिख दीजिए, इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन। अब देखिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन जो है इसके अंदर राउंड ऑफ जो होता है वो अलाउड होता है। राउंड ऑफ अलाउड का मतलब जैसे अगर आपको ऐसे लिख रखा है कि 16 साल 6 महीने, तो आप उसको 16 साल 6 महीने हो गया तो आप उसको 17 मानोगे। मतलब जैसे अपन डेसिमल्स में नहीं करते, अगर 5 से ऊपर आता है तो अपन राउंड ऑफ कर देते हैं और 5 से छोटा होता है तो अपन कम रखते हैं उसको। अगर ऐसे बोला है कि 15 साल 4 महीने तो अपन उसको 15 साल लेंगे, लेकिन अगर बोला है 15 साल 7 महीने या 6 महीने तो उस केस के अंदर अपन उसको 16 साल ले लेंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ इस केस में ऐसे होएगा। अब जब इनका कैलकुलेट करके अपन ये तीनों चीज़ें लिख देंगे, इनमें से विचएवर इज लोअर जो भी आंसर आएगा वो आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। अब सैलरी पर मंथ की जो मैंने आपको यहाँ बात करी थी वो कैसे निकलती है, जो भी लेटेस्ट बेसिक सैलरी जो होती है, लास्ट जो सैलरी है आपकी वो लिखिए, उसके अंदर जो डीए है
लेटेस्ट वाला, उसको प्लस कर लीजिए, जो आएगा वो उसकी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो केस हो गया अगर आपके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा। अब दूसरा केस आता है अगर आपके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट जो है 1972 जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो उस केस में एग्जेम्प्टेड अमाउंट अपनी कितनी होगी। फर्स्ट वही सेम जो अमाउंट रिसीव हुई है वो, सेकेंड अप इज 20 लाख जो मैंने बोला वो फिक्स है। ये दो कंडीशन तो याद करने की ज़्यादा नीड नहीं है, एक बार याद कर लोगे तो दोनों के अंदर सेम है। सेकेंड अप इज हाफ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जो हाफ इंटू जो एवरेज सैलरी आ रही है पर मंथ की। एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब है डज नॉट इंक्लूड मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इसके अंदर मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंक्लूड नहीं करते। और ये कैसे निकालते हैं, देखिए एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स अपन लेंगे, उसके अंदर प्लस कर देंगे एवरेज जो डी है आपका इन टर्म्स वाला ऑफ लास्ट 10 मंथ्स का वो, और एवरेज टर्नओवर कमीशन जो आ रहा है वो भी कर लेंगे। एवरेज आपको सबको निकालना आता है, टोटल करेंगे फिर उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे जस्ट बिकॉज 10 मंथ्स की बात करें, ठीक है। तो जो 10 महीने की सैलरी है वो 10 महीने का जो डीए है एवरेज वाला वो ले लेंगे, और 10 महीने की जो अपनी कमीशन है वो ले लेंगे, ठीक है। जब ये पूरा आ जाएगा इसका जो टोटल होगा वो इंटू हाफ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन, इसके अंदर राउंड ऑफ अलाउ नहीं होता। अगर 16 साल 6 महीने भी आ रहा है तो भी आप 16 साल ही लोगे, अगर 16 साल 4 महीने आ रहा है तो भी 16 साल ही लोगे, ठीक है। वो तो इसी के साथ में मैंने आपको ग्रेचुइटी का पूरा बता दिया। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे थे कि अगर वो 6 मंथ्स में कन्वर्ट हो रहा है तो अपन कितना क्या मानेंगे, वो आप रीड आउट कर सकते हैं देख के, ठीक है। नेक्स्ट अप इज पेंशन, ठीक है। पेंशन अपन सबको पता है कि पेंशन क्या होती है, अपने घर में कोई ना कोई तो होगा जिसको पेंशन मिली ली होगी, है ना। क्या है, देखिए अपने पास में दो टाइप की पेंशन होती है, एक होती है कम्यूटेड पेंशन और एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है वो अपन को एक साथ नहीं मिल रही है, वो अपन को मंथली पेंशन मिल रही है, हर महीने अपन को पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो वो जो होगी वो टैक्सेबल होगी हर एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो। दूसरा आता है कम्यूटेड पेंशन जो कि अपन को लमसम पेंशन मिल रही है, ठीक है। पेंशन क्या है, देखिए अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एज अ जमाई जी है वो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है वो। अगर वो अदर एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसको ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है, दूसरा क्वेश्चन ये है। अगर ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है उनको जो कि पेंशन वाले एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उस केस में जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी जितना भी अपना टोटल पेंशन है ना उसको इंटू कर दो 1/3 से। टोटल पेंशन जो होगा ये इसका मतलब है फुल वैल्यू ऑफ पेंशन सारी ले लेंगे अपन, वो उसको 1/3 कर देंगे। तो ये कब करेंगे जब अपन को ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है। अगर व्हाट इफ अगर अपन को ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हो रही है तो उस केस में जितना भी टोटल पेंशन है उसको हाफ से इंटू कर देंगे अपन, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज दैट इज लीव सैलरी, जो अपन लीव सैलरी कंसेशन अलाउंस जो एल वो करते हैं अपन, वो वाला अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स इनकैशमेंट ऑफ अनलिस्टेड लीव्स। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि जो पेड लीव्स होती है कि अगर आपने छुट्टी भी ले ली लेकिन फिर भी आपकी सैलरी नहीं कटेगी उस दिन की। हर एम्प्लॉयर कंपनी के अंदर मैक्सिमम कुछ डेज़ की लीव्स देता है ऐसी जिसके अंदर आपके पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। अब वो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि फिक्स इसी दिन के अंदर, वो अपनी इच्छा से ले सकते हैं, ठीक है। अब एक है आपने जो लीव सैलरी है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ली है, आप काम करते करते अपने बीच के अंदर आपने सैलरी अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि सर आप मेरी इसके अंदर मैं लीव तो ले रहा हूँ लेकिन आप मेरे पैसे मत काटिएगा, आप मुझे पूरे पैसे दीजिएगा। अगर आप उस केस में कर रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एज अ जवाई जी और नॉन जवाई जी, ठीक है। नेक्स्ट अप इज लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपका लीव सैलरी का बेनिफिट उठाना चाह रहे हो तो उस केस में अगर आप जवाई जी हैं तो भाई आपका सत्कार करना ही पड़ेगा हमको, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। और अगर अदर एम्प्लॉय है उस केस में क्या होगा, जितनी भी एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो कैसे पता चलेगी। सबसे पहले आप जो एक्चुअल रिसीव हुई है वो लिख दीजिए। मैक्सिमम जैसे उस केस में 20 लाख थी, इस केस के अंदर 3 लाख है, ठीक है, तो एक्चुअल 3 लाख। नेक्स्ट अप इज 10 महीने की सैलरी इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। 10 महीने की जो लास्ट 10 महीने की सैलरी वो ले लीजिए, इनटू कर दीजिए सैलरी पर मंथ की। और तीसरा है चौथा केस जो लीव क्रेडिट है उसको इनटू कर दीजिए आपकी एवरेज सैलरी पर मंथ से।
अब मैं आपको बताती हूँ इन सब टर्म्स का मतलब। सबसे पहले एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट वाली डेट को नहीं लेंगे, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है इसके अंदर जो मैंने आपको एवरेज सैलरी पर मंथ की बात करी है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है। एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब है जितनी भी आपकी एवरेज बेसिक सैलरी है 10 महीने की, लास्ट 10 महीने की, वो लिख लीजिए। जो आपका डीए है लास्ट 10 महीने का इन टर्म्स वाला, वो लिख लीजिए। एवरेज टर्नओवर कमीशन जो है आपका लास्ट 10 महीने वाला, वो लिख लीजिए। इन सब का जब टोटल कर लेंगे आप, तो उस केस के अंदर आपके पास में एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इन सब का टोटल कर लीजिए विदाउट एवरेज करके, और फिर उसके बाद में डायरेक्टली एवरेज कर लीजिए, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज, मैंने आपके यहाँ पे एक लीव क्रेडिट की बात करी थी। लीव क्रेडिट का क्या मतलब होता है अपन अब वो भी देखते हैं। लीव क्रेडिट जो होता है, जितनी में आपको लीव अलाउ करी गई थी और उसमें से कितनी ले ली है अपन ने, जो रिमेनिंग बचती है उसको अपन लीव क्रेडिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लीव अलाउंस मिली हुई थी 30 डेज़ की, ठीक है, आपने उसमें से 20 डेज़ की लीव ले ली, आपने उनको अलाउ कर लिया, तो रिमेनिंग जो 10 बची है वो आपकी लीव क्रेडिट है। मैक्सिमम 30 डेज़ की ही अलाउ करी जाती है एवरी कंप्लीटेड ईयर के अंदर, और बाकी कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जमाइजी एग्जेम्प्ट। दूसरा केस जो एक्चुअल है वो मैक्सिमम 3 लाख 10 महीने की सैलरी इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ठीक है। एवरेज सैलरी पर मंथ में भी अपन 10 महीने का ही ले रहे हैं इन। और चौथा केस आता है लीव क्रेडिट, जितनी अलाउ करिए, जितनी ले ली उसकी रिमेनिंग इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, जिसमें अपन को वो ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी। तो इसी के साथ में अपना लीव सैलरी का भी टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट अप इज, आप 8 पढ़ चुके हैं नोट, अब अपन को 9 पढ़ना था, लेकिन मैं पहले आपको 11 पढ़ाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद में मैं 9 पढ़ाऊँगी, क्योंकि 9 जो है उसके अंदर थोड़े से याद करने वाला टॉपिक है, तो अपन उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी देर में पढ़ते हैं, मैंने यहीं पढ़ा रखा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 9 क्या है, वीआरएस का मतलब क्या होता है। वीआरएस जो होता है, जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर होता है ये एग्जेम्पशन के अंदर, ठीक है। एग्जेम्पशंस का जो है मैं साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ, और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको एग्जेम्पशन की एक रिकॉर्डिंग बना के प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं आपको जो एग्जेम्पशन के नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज, वीआरएस का एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले जो सैलरी है, सैलरी पर मंथ का मतलब है बेसिक प्लस डीए, जो कि टर्म्स वाला है, डीए प्लस जो टर्नओवर बेस्ड कमीशन है वो, इन तीनों का टोटल करा, इनटू कर दिया 3 मंथ से, और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जितने टाइम अपन ने क्या कहते हैं कंप्लीट करी है अपनी सर्विस, जितने टाइम अपन ने काम करा है उसको लिख देंगे। फ्रैक्शंस इग्नोर करेंगे, मतलब राउंड ऑफ नहीं करेंगे अपन इस केस के अंदर। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो भी सैलरी पर मंथ सेम मतलब इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, जितनी रिमेनिंग बच रही थी अपन को। वॉलेंट्री रिटायरमेंट है ना, अपनी स्व इच्छा से अपन निकल के जा रहे हैं। वॉलेंट्री क्या होती है, लॉ पढ़ी है अपन ने सबने, है ना। तो वॉलेंट्री मतलब अपनी स्व इच्छा से अपना जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जैसे फॉर एग्जांपल 60 एज के अंदर तक अपन काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद रिटायर होते हैं। बट मैंने क्या डिसाइड करा है कि मैं 40 की एज में ही चली जाऊंगी, ठीक है। तो 40, 50, 60, 70, सॉरी 40, 50, 60, तो जो मेरे बचे हुए टाइम है वो उसको अपन ऐसे लिख देंगे, उससे इंटू कर देंगे सैलरी से, तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एक्चुअल जितनी भी हुई है वो, मैक्सिमम कितनी है 5 लाख। फर्स्ट वाले केस में थी कितनी थी, बताओ, यही तो है, देखिए ग्रेचुइटी के केस में थी 20 लाख, अपने ग्रेचुइटी के केस में थी 20 लाख, फिर उसके बाद में लीव के केस में थी 3 लाख, वीआरएस के केस में है 5 लाख। जो भी एक्चुअल है वो मैक्सिमम 5 लाख, और जो आपकी सैलरी है उसको इंटू कर देंगे 3 मंथ से, और जितने भी कंप्लीटेड ऑफ ईयर ऑफ सर्विस है उससे इंटू कर देंगे। नेक्स्ट अप है सैलरी जो भी है और जितने रिमेनिंग मंथ्स बचे हैं अपने सर्विस के अंदर उसको इंटू कर देंगे। तो इससे में से जो भी लोअर होगा वो अपना एग्जेम्प्टेड अमाउंट मिल जाएगा अपन को, ठीक है। नेक्स्ट अप इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। इसके अंदर क्या है, ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन बी, सॉरी मैंने क्या बोला, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर, है ना,
हो जाता है, बहुत सारे सेक्शंस हैं ऑल, इन सब के कन्फ्यूजन में कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले जो कंपनसेशन है एज पर द इंडिविजुअल डिस्प्यूट एक्ट, जो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जो कि अपन ने लॉ में भी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट बताती है, एक तो वो वाली अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट इज़ 5 लाख सेम एज PRS, ठीक है, और 15 डिवाइड बाई 26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स, ये चीज़ याद रखिएगा, 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इफ़ फ्रैक्शन इज मोर देन 6 मंथ्स तो राउंड ऑफ कर देंगे, वही राउंड ऑफ वाला केस है वो अप्लाई होगा। जो सैलरी है इसके अंदर बेसिक प्लस DA जो कि वो था रिटायरमेंट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट इन टर्म्स वाला, वो ले लेंगे, प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन ले लेंगे। क्या बोला मैंने, जितना भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने फिक्स करा है वो जितनी भी मैक्सिमम है जो कि है 5 लाख, और 15/26 इंटू एवरेज मंथ ऑफ सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड, ठीक है, वो सर्विस वो वाले ले लेंगे। इसी के साथ में जितने भी अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आई होप कि आप एक बार नहीं इसको वीडियो को 2 बार देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से रिकॉल होगा, और बाकी तो आपकी इच्छा है है ना, मैं तो अपनी मेहनत कर सकती हूँ, बाकी आपको आपकी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा कि मांग के तो भीख भी नहीं मिलती, ये चीज़ याद रखिएगा। जब अभी कभी आप भीख मांगोगे तो आपने देखा होगा जो आपसे भीख मांगता है आप उसको भीख भी नहीं देते, लेकिन जो शांति से बैठा होता है कभी कभी, जिसको अपन को दर्द दिखता है, वो अपन उसको अपन डायरेक्टली दे देते हैं। तो एक बड़े बुजुर्गों ने कही है कि मांग के तो भीख भी नहीं मिलती, तो फिर तुम किस बात की उम्मीद करते हो। मैंने आपके लिए इतना सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, लोग बाग इसके लिए भी बहुत चार्जेस लेते हैं, बट हम भी आपको समझते हैं एज अ CMA स्टूडेंट माई सेल्फ इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो आई होप वी ऑल गेट क्लियर दिस टाइम बस मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नोट नंबर 9 है वो अपन पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार पानी पी लेती हूँ, आई होप आप भी पी लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, गर्मी बहुत हो रखी है ना। तो तब तक आप एक बार चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, मैं 1 मिनट में आती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना नोट नंबर 9 था दैट इज़ अलाउंसेस वाला, उसके अंदर सबसे पहला अलाउंस जो है मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ कम्यूटेशन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ठीक है, मतलब आप ऑफिस से घर जा रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो, इसी के लिए जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे कि याद हो तो स्कूल के टाइम पे अपन को नहीं दी जाती थी, वैन बसेस ऑटोज़ प्रोवाइड करा जाते थे जो घर से स्कूल ले जाते थे, और उसके बाद वैसे ही अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि कोई ऑफिस की गाड़ी है जो आपको घर आके पिक करती है वापस घर छोड़ देती है, तो उस केस के अंदर आपको ये जो अमाउंट है ना, ये एग्जेम्पशन की अमाउंट है। ठीक है, तो ये याद रखने के, डायरेक्टली इसमें समझाने का कुछ नहीं है। दैट इज़ मैक्सिमम 3200 रुपीज़ पर मंथ आपके निकलते हैं इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ और डम हैंडीकैप। नॉर्मल वाले के केस में नहीं मिलेगी, या अगर आप ब्लाइंड हैं, डेफ हैं या डम हैं, या फिर आप हैंडीकैप है, इन केस के अंदर ही आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम 3200 पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट अप इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये हर किसी को मिलता है। इसका क्या है, मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ निकलती है पर चाइल्ड याद रखिएगा, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मतलब 200 रुपये पर मंथ 2 बच्चों के मिला के, मतलब 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अप इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, दैट इज मैक्सिमम 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, इसके अंदर भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर जैसे पहले एक बच्चा हो गया है ना, अब वापस से जब बच्चा हुआ दैट वो ट्विन्स हो गए, ठीक है, तो उस केस में 3 बच्चे अलाउड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पहले ही ट्विन्स हो रखे हैं और बाद में जब एक बच्चा हुआ, तो वो जो स्टार्टिंग, अब उन तीनों के अंदर में से सिर्फ 2 ही बच्चों को अलाउंसेस मिलेगी, जस्ट बिकॉज 2 बच्चे हो चुके थे, आपने तीसरे बच्चा करा है। ठीक है, मतलब 2 भी करे हैं लेकिन 2 ही अलाउड है। बट अगर जैसे फर्स्ट केस में एक हुआ है, सेकेंड केस में जब आपने ट्राई करा तब उस केस में ट्विन्स हुए हैं, तो उस केस में उन तीनों बच्चे की एग्जेम्पशंस अलाउ हो जाएगी। ठीक है,
क्या बोला, मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और चाइल्ड का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट अप इज अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस जो होते हैं, जो माइंस के अंदर काम करते हैं अंडरग्राउंड में, उनके लिए होता है ये मैक्सिमम 800 रुपीज़ पर मंथ के लिए होती है हर इंसान के लिए जो भी काम कर रहा है, अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है उसको, ठीक है। एक होता है ट्राइबल एरिया अलाउंस, दैट इज जो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर काम करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा उन केस के लिए, उनके लिए मिलता है मैक्सिमम 200 पर मंथ। नेक्स्ट अप इज अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग। अगर एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग का अलाउंस मिल रहा है तो उस केस में जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ, दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा वो ले लेंगे, ठीक है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग मिल रही है वो हर एम्प्लॉय के लिए, उस केस के अंदर ना कोई डेफ ना इंडेफ, वो सब की कंडीशंस नहीं होती है। जो भी आपको अमाउंट है जो रिसीव हो रही है उसका 70% और 10,000 विच एवर इज लोअर जो भी होगा वो अपन ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंस, ठीक है, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस फॉर ऑफिस पर्पज़ के लिए, रिसर्च अलाउंस और एकेडमी अलाउंस, ये सारे जितने भी अलाउंस है ये सारे के सारे एग्जाम्प्ट होंगे, कितने, जितना अमाउंट स्पेंड करा गया है उतना, ठीक है। नेक्स्ट अप इज HRA, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या है HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है अपन को एग्जाम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। क्या है HRA का मतलब, सबसे पहले आता है जितना भी एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अप इज जितना आपने रेंट पे करा है उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। जो सैलरी है उसके अंदर अपन ने क्या लिया है, जो बेसिक सैलरी है वो, प्लस DA इन टर्म्स वाला, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला, प्लस टर्नओवर जो कमीशन है वो, ठीक है। इनका टोटल मिला के सैलरी उसका 10%, ठीक है। और थर्ड केस है 40% और 50%, मैं आपको बताऊंगी किसके लिए क्या लेना है, ऑफ सैलरी। सैलरी वही बेसिक प्लस DA प्लस टर्नओवर वाला कमीशन, ठीक है। 50% तो अपन मेट्रो सिटीज़ के लिए लेंगे। मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। और बाकी जितनी अदर सिटीज़ हैं उनके इसके लिए अपन 40% ऑफ द लेंगे। तो क्या बोला मैंने, जितना भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है वो, जितना भी रेंट पे करा है उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी, और तीसरी कंडीशन इज 40% और 50% डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर लिविंग इन, है ना, ऑफ सैलरी। इनमें से विच एवर इज लोअर दैट इज योर आंसर ऑफ HRA की एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अप इज ऑल अदर अलाउंसेज आर फुल्ली टैक्सेबल, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्सप्लेन होएगी सेपरेटली, बाकी जितनी भी अलाउंसेज है वो सारी की सारी आपकी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज मानी जाती है। ये मानिए कि जो अभी तक कहीं पे भी नहीं आई वो सारी की सारी टैक्सेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज नोट नंबर 10, दैट इज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। देखिए ये जब अपन RS पढ़ रहे थे तब ये जो प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इन सब की कुछ कुछ बातें हुई थी, जब मैंने आपको कहा था कि मैं पर्टिकुलरली सैलरी चैप्टर के अंदर ही आपको पढ़ाऊंगी, तो अब आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोट नंबर 10 प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF, ठीक है, SPF का। देखिए इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ना वो तो इग्नोर होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है ना वो अपन को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर अपन को अलाउ हो जाता है। जो भी कंट्रीब्यूशन आपने देते हैं इस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो एम्प्लॉय ने जितना करा है उसका तो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या होता है, जो लमसम अमाउंट जो रिसीव होता है ना ऑन रिटायरमेंट वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की अगर एम्प्लॉय ने करा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंदर, इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट करा है वो भी एग्जेम्प्ट है। तो जो लमसम अमाउंट रिसीव होती है ऑन रिटायरमेंट वो अपनी एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के अंदर। नेक्स्ट अप इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट जो होता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा, ठीक है, SPF के अंदर। बट RPF का जो इंटरेस्ट होता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 9.5 पर एनम, ठीक है। इसको आप, मैंने ब्लैक से तो लिख ही रखा है, आप इसको और हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है।
9.5% पर एनम तक आपको जो है इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉय ने जितना भी कंट्रीब्यूट करा है उसका डिडक्शन उसको 80C के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट अप इज अगर जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है वो भी एग्जेम्प्ट होगा जैसे ऊपर था, बट अप टू, यहाँ पे भी कंडीशन है, अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर क्या है, बेसिक प्लस डीए जो कि अपने रिटायरमेंट वाला पार्ट है, इन टर्म्स वाला वो, प्लस जो टर्नओवर कमीशन है वो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो इंटरेस्ट है वो अप टू 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। जो एम्प्लॉई ने करा है वो 80C के अंदर डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उस केस में एग्जेम्प्ट होगा, बट अप टू 12% ऑफ सैलरी तक सैलरी ये है। तो जितना भी इसका अमाउंट आया, द लम सम अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 तक एग्जाम, दैट इज 9.5 इंटरेस्ट के लिए, और कंट्रीब्यूशन के लिए जो एम्प्लॉय करा है दैट इज 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्या है महाभारत, चलो देखते हैं क्या है। लम सम अमाउंट रिसीव फ्रॉम आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर सर्विस फॉर of 5 years or more. If employee renders service less than 5 years, then exemption allowed is in respect of employee contribution and interest shall be withdrawn. However, in the following 3 cases, exemption shall not be withdrawn even though service is less than for 5 years. क्या बोला इसमें, जो अपन ने आरपीएफ के अंदर पढ़ा था कि इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉय का ये सब एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर वो 5 साल से कम की सर्विस उसने दी है तो उस केस के अंदर उसको रेंडर नहीं करी जाएगी, मतलब उसको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ज़्यादा की है तो मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली विड्रॉ इवन दो सर्विस इज लेस देन 5 years क्या है, अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है ड्यू टू इल हेल्थ, अगर वो बीमार हो गया, उसकी हालत सही नहीं है, वो इल है, उस केस के अंदर उसको 5 years का बेनिफिट मिल जाएगा। ये कौन कौन से केसेस है, 3 केसेस है, जिसमें अगर उसने 5 साल से कम में भी कर दिया है तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, कौन कौन से, अगर वो बीमार है, दूसरा एम्प्लॉय रिटायर ड्यू टू शट डाउन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, तो उस केस में एम्प्लॉय की क्या गलती है, उसका क्यों मार रहे हो भाई, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है ना, आरपीएफ का पैसा, तो वो अलाउ हो जाएगा। एम्प्लॉय हैज़ रिटायर विद द इंस्ट्रक्शन दैट हिज बैलेंस इन आरपीएफ शुड बी ट्रांसफर टू द न्यू एम्प्लॉयर ऑन एनपीएस अकाउंट रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CCD। मैं इस जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस एम्प्लॉयर को बोलना, जहाँ मैं पहले काम करता था, कि आप मेरा जो पैसा है आरपीएफ वाला वो ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे मेरे अकाउंट के अंदर, तो उस केस के अंदर अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अमेंडमेंट आया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ईई जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एसपीएफ और ईई इज एम्प्लॉय। ठीक है, डबल ई जो होता है वो एम्प्लॉय, ओ आर जो है अपना एम्प्लॉयर। ठीक है, ईई टूवर्ड्स एसपीएफ और आरपीएफ के लिए कंडीशन आई थी, क्या है, एग्जेम्पशन अंडर 10 सबसेक्शन 11 और 10 सबसेक्शन 12 नॉट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द एक्सटेंट इट related to the contribution made by that person employee exceeding 2,50,000 in any proceeding is that found on the after 1st April 2021। अगर 1st April 2021 के बाद में है ना आपने 2,50,000 रुपये से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करा है तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इफ़ in that fund employee not made any contribution then the highest limit is 5 lakh। अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करा तो उस केस में हाईएस्ट लिमिट जो होगी वो 5 लाख होगी। इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू सच फंड अप टू, सॉरी आपको दिख नहीं रहा ना, ये रहा, अप टू, क्या मैं वापस पढ़ देती हूँ, इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू सच फंड अप टू 31st जनवरी फरवरी मार्च हो गया है ना, 31st मार्च 2021 वुड बी एग्जेम्प्ट विदाउट एनी लिमिट इवन इफ द अक्रूअल ऑफ इनकम इज आफ्टर द डेट। ठीक है, ऑल्सो रेफर रूल 9D एट द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, ये अपन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अप इज एक और आता है, जैसे अपन ने एक तो पढ़ लिया आरपीएफ, एक पढ़ लिया अपन ने एसपीएफ, एक आता है यूआरपीएफ। ठीक है, यूआरपीएफ क्या कहता है,
है ना। यूआरपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो इग्नोर करा जाता है, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। जो लम सम अमाउंट रिसीव हो रही है अगर ऑन द रिटायरमेंट, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट है, एम्प्लॉय का जो है उसको इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको टैक्सेबल कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस के अंदर उसको टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट अप इज अपन पढ़ने जा रहे हैं नोट नंबर 12, दैट इज सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड के अंदर एक होता है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन और एक होता है अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन। ठीक है। सबसे पहले अनअप्रूव्ड पढ़ लेते हैं। ठीक है। अनअप्रूव्ड का क्या है, ट्रीटमेंट सेम एज यूआरपीएफ, जो अपन यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ के आए यूआरपीएफ का, यही सेम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, अब पढ़ते हैं अप्रूव सुपर एनुएशन फंड क्या कहता है। इंटरेस्ट तो एग्जाम्प्ट होता ही है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें डिडक्शन मिल जाता है एटीसी के अंदर। जो एम्प्लॉयर है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एग्जाम्प्ट होगा अप टू, वापस अप टू आ गया, अप टू 7,50,000 पर एनम। ठीक है। तो उस केस में अलाउ हो जाता है, जितना भी लमसम अमाउंट आया है, जितना भी रिसीव हुआ है अपन को, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अप इज परक्यूजिट्स। आई नो कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट आप सबको पता है सैलरी चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको आधे घंटे के अंदर रिवाइज करा पाऊँ। आई होप, मैं चाहूँगी कि कोशिश करूँगी मैं 1 घंटे तक इसको लेके जाऊँ, बस इससे ज़्यादा ना लेके जाऊँ, बट लेट्स सी, बट मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगी, है ना। नेक्स्ट अप इज नोट नंबर 14, दैट इज परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स जो होते हैं वो अपने सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 2 के अंदर आते हैं। इट मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट जो ऑफर करे जाते हैं एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को। ठीक है। इट मे बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है। अब ये आप सोच रहे हो कि अलाउंसेस और परक्यूजिट्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अलाउंसेस जो होते हैं, इट इज़ अ फिक्स अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर वेदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और नॉट, इट इज़ पार्ट ऑफ सैलरी, जैसे HRA या फिर मेडिकल अलाउंसेस। ठीक है। बट परक्यूजिट जो होते हैं, इट्स मीन्स बेनिफिट और फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज रिसीव एन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। ठीक है। जब एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगे तभी काम आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट परक्यूजिट, दैट इज LTC। LTC इज लीव ट्रेवल कंसेशन। अगर आप घूमी करने जा रहे हो तो उस केस में क्या करना है, देखिए। तो इसके अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट होता है ये अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर। ये क्या कहता है, अगर ट्रैवल करा है आपने बाय एयर, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी एक्चुअल एक्सपेंस है ना, उसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या, जो इकोनॉमिक क्लास ऑफ फेयर जो होता है इंडियन एयर का, एयर इंडिया का ही लेते हैं फिक्स, है ना। तो जो इकोनॉमिक क्लास का फेयर है उसको माइनस कर दीजिए, उन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर होगा वो आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। व्हाट इफ अगर आप एयर के नहीं किसी अदर मोड में कर रहे हो। ठीक है। अगर आप रेलवे से कर रहे हो तो उस केस में जितना भी एक्सपेंस है आपका एक्चुअल एक्सपेंस वो लिख दीजिए, जो आपका फर्स्ट क्लास रेलवे का फेयर होता है वो माइनस कर दीजिए, मतलब देख लीजिए, माइनस नहीं करना, मतलब मैं गलत बोल दी। इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर, वही उधर भी विच एवर इज़ लोअर, वो जो होगा वो आपका एग्जाम्प्ट अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज रेलवे फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। कभी कभी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे अपन रेलवे के थ्रू जा ही नहीं सकते, एयरवेज के थ्रू जा सकते हैं, बट अपन एयरवेज के थ्रू जाना नहीं चाहते। ठीक है। तो इस केस में क्या है, अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, कोई और टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो क्या करें, जितना भी एक्सपेंडिचर आपका लग रहा है वो, और जो ड्यूलेक्स कास्ट का जो फेयर होता है जो बस का, वो ले लीजिए। इनमें से विच एवर इज जो भी लोअर होगा उतने का आपको एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज, अगर जो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो अवेलेबल ही नहीं है, उस केयर में क्या करोगे, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस है वो, और जो फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर होता है सिमिलर डिस्टेंस के अंदर,
कहीं का भी, मतलब जैसे नहीं, क्योंकि वो उस एरिया में तो रेलवे आ ही नहीं सकती ना, तो अपन जैसे 200 किलोमीटर से है या कोई मान लो 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो अपन कोई भी जो रेलवे का ले लेंगे जो कि फर्स्ट क्लास का फेयर होता है 500 किलोमीटर्स वाला, तो उसका जो फेयर होगा वही अपन इसका मान लेंगे जो एक्चुअल है, और वो उनमें से विचएवर इज लोअर जो होगा वो अलाउ हो जाएगा। LTC एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर द ट्रैवल ऑफ एम्प्लॉई, his spouse, children and dependent relatives। डिपेंडेंट कौन कौन है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है। एग्जेम्पशन ऑफ LTC इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 चाइल्ड बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/10/1998। 2 बच्चों के लिए अलाउ होगा। ठीक है। और ये मैंने बच्चों का एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर वो ट्विंस हो जाते हैं वाला केस। ठीक है। LTC एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर 2 years ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 years। 4 years के ब्लॉक में 2 बार ही अलाउड होता है। ठीक है। नेक्स्ट अप इज मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का जो है ट्रीटमेंट इन इंडिया अगर अपन करा रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो गई है जिसका अपन ट्रीटमेंट करा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, अगर जो ट्रीटमेंट है अगर अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट अपन करा रहे हैं जो अपना एम्प्लॉयर है उसका खुद का ही हॉस्पिटल है उसमें, या ट्रीटमेंट अपन करवा रहे हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स में, ठीक है, जो ESI वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर करा रहे हैं, तो उस केस में तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बट अगर आप इन तीनों कंडीशंस के अलावा कहीं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं इंडिया में ही, तो वो अदरवाइज जो भी होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट अप इज ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर जो आप मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो वो आउटसाइड इंडिया ले रहे हो, तो उस केस के अंदर अगर बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे ये जो 2 है ये एग्जेम्प्ट होगा अप टू द लिमिट जितनी भी RBI ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उस लिमिट तक। और अगर बेनिफिट ऑफ ट्रैवल जो है सिर्फ मिल रहा है, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ़ जो GTI है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है अगर इज़ अप टू 2 लाख, अदरवाइज इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है पूरे साल की वो अगर 2 लाख से कम है या 2 लाख तक है, तो उस केस के अंदर तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बट फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट अगर ज़्यादा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल मानी जाएगी। ठीक है। RBI की स्पेसिफाइड लिमिट तक ही मिलता है। नेक्स्ट अप इज बस थोड़ी सी देर और, कोई बात नहीं, बस नेक्स्ट 15-20 मिनट्स दे दीजिए आप मेरे को, मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। मतलब ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको मैं MCQ में पूछ सकते हैं, तो आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर एम्प्लॉई, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट रिलेटिव जो कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर है, इनको अलाउ हो जाता है। एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट। जो एग्जेम्पशन मिलती है स्टे करने की और अटेंड करने की, ट्रैवल करने की आउटसाइड इंडिया अगर आप करा रहे हो, तो उस केस में सिर्फ एक तो अटेंडेंट और एक पेशेंट की ही मिलती है। ठीक है। RBI की स्पेसिफाइड लिमिट के अकॉर्डिंग, या फिर वो दूसरा 2 लाख वाला जो केस था वो। ठीक है। लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जैसे बैंक से अपन लोन लेते हैं 6% की रेट पे अपन को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, जैसे ये वाला है। मान लीजिए कि आपका जो आपने लोन जो है अपने एम्प्लॉयर से लिया है, बाहर 6% में मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कम रेट पे अलाउ कर दिया गया है, या फिर आपसे कोई भी रेट नहीं लिए, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कितनी टैक्सेबल अमाउंट होगी वो कैसे पता करेंगे अपन? वो अपन पता करेंगे जितना भी लोन का अमाउंट है उसको अपन इंटू कर देंगे किससे? जो SBI की इंटरेस्ट रेट है, SBI की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें से माइनस कर देंगे जितना एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अपन ने चार्ज करा है। फॉर एग्जांपल 6 और आपने करा है 4%, तो जो रिमेनिंग 2% है उसको इंटू कर देंगे अपन, जो कि लोन की अमाउंट है, उतना जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अप इज नोट। क्या है? लोन अमाउंट इज अप टू 20,000, द इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल। अगर सिर्फ 20,000 रुपये तक का आपने लोन लिया है तो उस केस में जो इंटरेस्ट होगा ना वो नॉन टैक्सेबल होगा। अगर इफ लोन इज टैक्सेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल इवन लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000। अगर आपने जो लोन है एक स्पेसिफिक डिजीज़ के केस में लिया है, तो उस केस के अंदर जो लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, इवन दो द अमाउंट
गोस इंक्रीजेस या फिर इज ग्रेटर देन 20,000। ठीक है। नेक्स्ट अप इज गिफ्ट। इसके लिए पर्टिकुलरली चैप्टर भी है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अपन पढ़ते हैं इसको। क्या है, अगर अपना गिफ्ट जो है इन कैश है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट है, बट आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सैलरी में क्यों पढ़ रहे हैं फिर, क्योंकि दो टाइप के गिफ्ट होते हैं। ठीक है, सैलरी वाला अलग है और इनकम वाला अलग है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला। तो अभी अपन सैलरी वाला पढ़ रहे हैं। क्या है, गिफ्ट इन कैश है। ठीक है, तो उसको टैक्सेबल माना जाएगा, वो कितने का, 1 रुपये का, 10 लाख का, कितने का भी हो। अगर गिफ्ट इन काइंड है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट जो है इज लेस देन 5,000 पर एनम, देन इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। अगर 5,000 रुपये पर सालाना, पर ईयर जो है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 5,000 रुपये से कम है, तो उस केस के अंदर तो वो जो होगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट अप इज ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या है, इट मीन्स कंपनी ऑफर शेयर्स टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट। मतलब कंपनी ने अपने जो शेयर्स है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करें कंसेशनल रेट में, जो मार्केट में मिल रही है उससे कम में। ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं देके। तो क्या है, जो टोटल अमाउंट है आपकी टैक्सेबल वाली वो कैसे निकलेगी, जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है। फॉर एग्जांपल मानिए 12% ऑफ फेयर मार्केट है और आपने इशू प्राइस जो है वो 10 है, तो जो 2 रुपीज़ आ रहा है, सॉरी फेयर मार्केट ऑफ शेयर्स मतलब जो इशू प्राइस है वो, और जो फेयर मार्केट शुड बी टेकन ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय। जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा है एम्प्लॉय ने उस दिन की लेते हैं, और जो भी लेते हैं अपन उसको उस बेसिस पे वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अप इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, अगर कंप्यूटर और लैपटॉप है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, कोई और दूसरी एसेट है जो कि ओन करी गई है एम्प्लॉयर से, तो वो टैक्सेबल होगी अप टू 10% ऑफ कॉस्ट। और अगर हायर करी गई है एम्प्लॉयर ने, रेंट पे दी है, तो उस केस के अंदर जितने भी हायरिंग चार्जेस होंगे वो सारे लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अप इज ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। अगर मूवेबल एसेट ट्रांसफ़र करनी गई है तो कंप्यूटर और लैपटॉप करा है, तो वो टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, जितना भी अपना WDV है उसमें से माइनस कर देंगे जितना भी कंसिडरेशन है। और इस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है ना वो WDV बेसिस पे लगता है, और एट द रेट 50% पर पर्सन के रेट पे अपन इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है कंप्लीटेड ईयर के बेसिस पे। ठीक है, और हर साल कंप्यूट होना ज़रूरी है। कार के केस में क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगी, जितना भी WDV है माइनस कंसिडरेशन। ठीक है, WDV क्या होगा, कार पे जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो WDV मेथड पे निकलता है और 20% की रेट से निकलता है। और अगर इसके अलावा कोई और एसेट्स है, जितनी भी कंसिडरेशन है उसमें से माइनस कर देंगे WDV डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डेप्रिसिएशन जो है इसके अंदर 10% ऑफ रेट से लगता है SLM मेथड में। अब SLM और WDV क्या है ये मेरे को पता, आई होप कि आपको सबको पता होगा, है ना, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन इस चीज़ को। तो इसी की ये टैक्स रेट से ये याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की चीज़ है, समझाने की चीज़ें कम है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं उतना समझा रही हूँ आपको। बट आपको रेट्स और परसेंटेज और ये सारी चीज़ें तो आपको खुद को याद रखनी पड़ेगी। इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकती, मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी हेल्प कर रही हूँ आपकी, है ना। नेक्स्ट अप इज़ लंच फैसिलिटी। इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 50 रुपीज़ पर डे का मील जो होता है उतना एग्जाम्प्ट होता है इफ़ लंच इज़ प्रोवाइडेड इन ऑफिस प्रीमाइसेस और थ्रू पेड वाउचर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो उस केस में देखिए, अगर आपको टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑफिस में तो वो नॉन टैक्सेबल होता है, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अगर आपको लंच प्रोवाइड कराया जा रहा है रिमोट एरिया के अंदर, उस केस में भी नॉट टैक्सेबल है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर है उसने कंट्रीब्यूट करा है टूवर्ड्स RPF NPS रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CC(d), तो उस केस में क्या होगा, ASF इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 जो मैंने आपको बताया था इज
ट्रीटेड एज पर परक्यूजिट इन हैंड्स ऑफ ई एम्प्लॉई ऑफ एंड टैक्सेबल होगा वो, जो मैंने आपको बताया था ना, अगर 7,50,000 से ज़्यादा का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय तो उस केस के अंदर उस पर एम्प्लॉयर, तो उस केस में वो टैक्सेबल माना जाएगा, और एम्प्लॉय के केस में उसको परक्यूजिट माना जाएगा। ठीक है, क्या है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2 7A, जो भी आपकी एनुअल असर्शन है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड सिमिलर अमाउंट ऑन contribution or more than 7,50,000 by employer also transfer to perquisite in hands of employee and taxable। ठीक है, नेक्स्ट अप इज कैलकुलेशन ऑफ असर्शन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड। ठीक है, अब इसको आप एक बार के लिए खुद रीड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है TP इक्वल्स टू PC डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R। मैंने आपको यहाँ सारी की सारी चीज़ें लिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप इज, ये भी है ना, इसका भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट अप इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है तो अच्छे से समझिएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब हाउस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है, अगर दामाद जी को प्रोवाइड कराई जा रही है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उस केस में जो टैक्स एज पर जो लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है उतना लग जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, और अगर कोई अदर एम्प्लॉय है, अगर जो है जो अकोमोडेशन है, मतलब वो रूम जो है, हाउस फैसिलिटी, हाउस जो है अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर ओन करता है उसको, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट होगी 7.5, 10% या 15% ऑफ सैलरी। अब ये 7.5, 10% और 15% कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी वाली होगी? तो देखिए, अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% की रेट से अपन सैलरी पे कर देंगे और जो अमाउंट आएगी वो अपनी टैक्सेबल होगी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम, मतलब अप टू 25 लाख है, तो 10% की रेट लगेगी, और अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 15% की रेट से अपन सैलरी पे कैलकुलेट करेंगे और वो अपनी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये तो केस हो गया अगर एम्प्लॉयर उसको ओन कर रहा है। ठीक है, उसका खुद का है। दूसरा केस आता है एम्प्लॉयर जो है उसने हायर कर रखा है, मतलब किराए पे ले रखा है, तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी या फिर जो भी हायर चार्जेस पेड करे हैं एम्प्लॉयर ने वो अपन निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एक और आता है, अगर ओन करा है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, और फर्नीचर ओन करा है, तो फर्नीचर के केस में क्या होगा, जो भी हायर चार्जेस होंगे ना और 10% ऑफ कॉस्ट जो उसमें होती है वो अपन ले लेंगे। ठीक है, पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब अपन देखिए, अपन एक पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है। BDBACM, मतलब B से आता है बेसिक सैलरी, D से आता है डियरनेस अलाउंस, B से आता है बोनस, A से आता है टैक्सेबल अलाउंस, C से आता है कमीशन, M से आएगा अदर मॉनेटरी इनकम इंक्लूडेड पर्क्स। ठीक है, इसके अंदर जो सैलरी अपन ने यहाँ बोला ना, सैलरी का इतना परसेंट, तो इसके अंदर सैलरी का मतलब क्या है मैंने आपको वो बताया है। इन सारी चीज़ों को अपन सैलरी में इंक्लूड करते हैं फॉर कंप्यूटेशन, है ना। BDBACM दैट इज दिस, ये सब कुछ है ना। इसके अंदर पर्क शुड भी कंसिडर करते हैं अपन, यही शुड बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिक। ठीक है, मीन्स सैलरी ऑफ करंट ईयर पीरियड शुड बी कंसिडर, एडवांस सैलरी, अक्रूड सैलरी शुड बी इग्नोर। ठीक है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट शुड नॉट बी कंसिडर इन, दैट इज ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिटायरमेंट कंपनसेशन, VRS, लमसम जो अमाउंट अपन को मिल रही है PF वाली, ये सारी चीज़ों को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे जब अपन सैलरी की कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड PF, प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड शुड ऑल्सो नॉट बी कंसिडर, उसको भी अपन कंसिडर नहीं करेंगे। व्हाट इफ अगर अपन को होटल का जो रूम होता है वो अपन को मिला है, ठीक है, तो उसके अंदर टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी? टैक्सेबल अमाउंट होगी 24% ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर वही सारी चीज़ें इंक्लूड है, या फिर जितना भी हायर रेंट, जो रेंट है वो चार्ज करा गया है पेड बाय द एम्प्लॉयर, इनमें से विच एवर इज लोअर होगा वो अपन अलाउ, वो वाले का अमाउंट जितना भी होगा वो अपन टैक्सेबल कर देंगे। इफ होटल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय एंड इफ इट इज अप
एंड इफ़ इट इज़ अप टू 15 डेज देन वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर होटल का रूम 15 दिन के लिए लिया गया है और वो इसलिए लिया गया है जस्ट बिकॉज ट्रांसफ़र हो गया है एम्प्लॉयर का, तो उसको ढूंढने के लिए, घर ढूंढने के लिए भी टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए उसको 15 डेज़ के लिए होटल के अंदर करा गया है, तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाता। इन हाउस फैसिलिटी और होटल फैसिलिटी if employer recovers any amount from employee then such rent should be deducted from the taxable amount। ठीक है, कोई अमाउंट रिकवर हो गया तो उसको माइनस कर दो ना, वही। नेक्स्ट अप इज कार फैसिलिटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या बोला गया है कार फैसिलिटी के लिए? जो कार है अगर वो ओन करी गई है एम्प्लॉयर के थ्रू, एक आता है केस जो वो कार है वो ओन करी गई है एम्प्लॉय की है वो कार। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, अगर वो एम्प्लॉयर की है ER बॉस की है, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए इसके अंदर है ना 2-3 टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, वो आपको याद आ जाएंगे तो आपको पूरा हो जाएगा। क्या है? एक होती है क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन, दैट इज़ 1.6 लीटर। उससे कम और उससे ज़्यादा के केस में अपन देखते हैं। ठीक है, अगर पूरी की पूरी ऑफिस यूज़ में आ रही है तो दैट इज़ एग्जेम्प्ट, है ना। नेक्स्ट अप इस पर्सनल यूज़ के अंदर आ रही है, तो जितना भी कार का एक्चुअल एक्सपेंस है वो, जितना भी रेम्यूनरेशन ऑफ ड्राइवर है वो, और 10% ऑफ कार का जो हर साल डेप्रिशिएट होता है वो अपन लेके उसका टोटल करने के बाद माइनस कर देंगे जितना भी चार्जेस जो है वो अपन चार्ज कर रहे हैं एम्प्लॉयर से। ठीक है, यूज़ तो अपन कर रहे हैं ना, तो उस केस में वो माइनस कर देंगे तो अपन के पास में टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। लास्ट केस आता है इसके अंदर, अगर जो है गाड़ी जो है किसकी बताई मैंने आपको? गाड़ी बताई मैंने आपको, गाड़ी है किसकी? एम्प्लॉयर की गाड़ी है। ठीक है, अगर वो पार्टली ऑफिशियल पर्पस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए आ रही है यूज़, तो उस केस के अंदर क्या होगा? मैंने आपको बताया था इसके क्यूबिक कैपेसिटी का टॉपिक होता है। अगर आपकी क्यूबिक कैपेसिटी जो है वो अप टू 1.6 लीटर्स है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? और अबव 1.6 लीटर है तो उस केस में क्या होगा? अगर एम्प्लॉय जो है वो एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है बाय एम्प्लॉयर, जो एक्सपेंसेस है कार के, इफ़ एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की है, लेकिन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय बियर कर रहा है, तो अपन एम्प्लॉयर से क्या ज़्यादा लेंगे, तो उसमें एग्जाम कितना होगा? 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ, अगर बड़ी गाड़ी वाला केस है तो। अगर गाड़ी तो उसकी एम्प्लॉयर की है, सॉरी, इफ़ एम्प्लॉय हिमसेल्फ इनकर्ड हिज एक्सपेंसेस, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है ना, एम्प्लॉय, इफ़ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है वो इनकर्ड कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर इनकर्ड कर रहा है, तो उस केस में 1800 पर मंथ और 2400। अगर जो एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय खुद की गाड़ी के खुद ही इनकर्ड कर रहा है एम्प्लॉय, है ना, तो उस केस में 600 रुपीज़ पर मंथ और 900 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, 900 रुपीज़ इनकर्ड करा जाएगा एक ड्राइवर की, जो अपन सैलरी मानते हैं वो फिक्स है, वो अपन इसके बेसिस पे मानते हैं। और अगर जो वो इन केसेस के अकॉर्डिंग अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता तो वो इंक्रीज़ कर सकता है, बट उसको लॉग बुक जो है वो क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कार इज़ ओन बाय द एम्प्लॉय। अगर कार जो है वो एम्प्लॉय खुद ओन करता है, खुद की कार है, अगर उसकी ऑफिशियल यूज़ के लिए आ रही है एग्जेम्प्ट है, पर्सनल यूज़ में आ रही है तो जितने भी इसमें टैक्सेबल अमाउंट जितना भी रियम्बर्स हो जाएगा कंपनी से वो होगा। ठीक है, कार अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए, तो उस केस के अंदर अगर छोटी गाड़ी है अप टू 1.6 लीटर्स है, जितना भी अमाउंट स्पेंड करा है वो लेस कर देंगे, उसमें से 1800 रुपीज़ पर मंथ प्लस 900 रुपीज़ अगर ड्राइवर की सैलरी है तो, और जो अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट अप इज अगर बड़ी गाड़ी है 1.6 लीटर है, तो उस केस में जो अमाउंट स्पेंड करा है वो, उसमें से माइनस कर देंगे अपन 2400 पर मंथ प्लस 900 सैलरी का पर मंथ का, अगर वो है ड्राइवर तो उस केस में माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो अपना टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, बस 2 पन्ने देखो, बस 2 पन्ने और हैं, प्लीज़ हिम्मत रखिए, बस नेक्स्ट 10 मिनट्स दे दीजिए मुझे, मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेड एम्प्लॉय। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, फ्री टिकट की अगर अपन फैसिलिटी कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा? अगर फॉर एयरलाइंस और रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए अपन कर रहे हैं, एयरलाइंस एंड रेलवे फैसिलिटी इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, एग्जेम्प्ट होती है वो, बट अगर किसी अदर के लिए है तो वो टैक्सेबल होगी फुल्ली। नेक्स्ट अप इज एजुकेशन फैसिलिटी। अगर एजुकेशन फैसिलिटी जो है फॉर एम्प्लॉय के लिए दी जा रही है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। अगर फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, तो उस केस के अंदर इट इज़ एग्जेम्प्ट इफ़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन
is up to 1000 per month per child and education is provided in employer's own institution or institution where employer have tied up otherwise. ठीक है, क्या बोला, अगर वो एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, या फिर जहाँ पे उसने टाई अप कर रखा है वहाँ पे उसका बच्चा पढ़ रहा है एम्प्लॉय का, तो उस केस के अंदर उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी 1000 पर मंथ पर चाइल्ड. इसके अंदर मैक्सिमम चाइल्ड का कोई केस नहीं है. ठीक है, ये हो गया. अगर वो कहीं और पढ़ा रहा है और जो है वो 1000 पर मंथ से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी. फॉर अदर रिलेटिव्स के केस के अंदर है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी. ठीक है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हम संभाल सकते हैं बट तुम्हारे रिलेटिव्स का हम क्यों संभाले, वैसे. नेक्स्ट अप इज अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई हो रही है तो उस केस के अंदर फुल्ली टैक्सेबल होगी वो. अगर सर्वेंट की फैसिलिटी है तो भी फुल्ली टैक्सेबल है. अगर कोई और परक्यूजिट है वो भी टैक्सेबल होगा. ठीक है, द फॉलोइंग परक्यूजिट्स आर फुल्ली एग्जेम्प्ट. कौन कौन से, टेलीफोन, मोबाइल बिल पेड और रियम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉई चिल्ड्रन, गुड्स सोल्ड बाय एम्प्लॉयज चिल्ड्रन. ठीक है, टैक्स ऑन नॉन मैंडेटरी परक्यूजिट्स पेड बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है, ये सारे हो गए. अब आता है अपने पास में नोट नंबर 15 दैट इज प्रोफेशनल टैक्स. जो अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो डिडक्शंस मिलते हैं ना, जो अपन माइनस करते हैं, वो वाली चीज़ें आ गई है. ठीक है, सबसे पहले आता है नोट नंबर 15 दैट इज प्रोफेशनल टैक्स. इट मीन्स द टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इफ इट इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का खर्चा था लेकिन एम्प्लॉयर ने पे कर दिया. द फर्स्ट इट शुड बी टैक्सेबल एंड देन आफ्टर डिडक्शन अलाउंस अंडर सेक्शन 16 it is paid by the employee then only deduction is allowed. पहले तो टैक्सेबल कर दो, फिर उसके बाद में जब सारा निकल जाए फिर उसके बाद में उसमें माइनस कर दो प्रोफेशनल टैक्स को. ठीक है, पेड बाय एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर ने पे करा है तो उस केस के अंदर ऐड द स्टेटमेंट और उसको टैक्सेबल कर दो, देन डिडक्शन दे दो उसको अंडर सेक्शन 16 का. अगर एम्प्लॉई ने करा है तो उसको पहले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डिडक्शन दे दो अंडर सेक्शन 16 के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट अप इज नोट नंबर 16 जो कि है एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है. ये जो होता है ये फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, बट जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है. कितना मिलता है, जितना एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो. ठीक है, मैक्सिमम 5000 रुपीज़ और 20% ऑफ बेसिक सैलरी. ठीक है, ये सारा जो है इतना आपको इसमें से विचेवर इज़ लोअर उतने का आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आप है स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का मिलता है और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लोअर. ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन या तो 50,000 का या फिर द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लोअर, जो भी होगा उतने का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. ठीक है, एक आता है आपके पास में कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पे स्केल का. ठीक है, पे स्केल का जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि एक है मिस प्रिया जॉइंट रेलवे ऑन 1/7/2017 ऑन पे स्केल. ठीक है, उसमें क्या कहा है, 10,000 रुपीज़ से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी. 1,000 रुपीज़ उनकी पर मंथ इंक्रीमेंटल होता है. कब तक होता है, 13,000 रुपीज़ जब तक नहीं हो जाती उनकी सैलरी. जैसे ही 13,000 हो जाती है तो उनका इंक्रीमेंट होता है 1,500 रुपीज़ का. जब तक होता है, कब तक होता है, जब तक उनकी सैलरी जो है वो 16,000 नहीं हो जाती. 16,000 के बाद में 2,000 रुपीज़ का उनका इंक्रीमेंट होगा. कब तक होगा, 20,000 जब तक नहीं हो जाती है. फिर 3,000 रुपीज़ का उनका इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, कंप्यूट करनी है अपन को बेसिक सैलरी ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022 और 2023. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/7/2017 जब उन्होंने ज्वाइन करा है तब से लेके 30/6/2018 पूरा साल का लेंगे ना, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है कि किस बेसिस पे, तो मैंने पूरा साल का लिया, दैट इज़ 10,000. अपन को क्या कहा है, 1,000 इंक्रीज़ होएगी. कब तक इंक्रीज़ होएगी, जब तक 13,000 नहीं हो जाती है. तो नेक्स्ट में अपन ने 1,000 ऐड कर दिया. फिर उसके नेक्स्ट में भी अपन ने 1,000 ऐड कर दिया. तो अपने 20 के अंदर जो है दैट इज़ 17 से शुरू करा था, 1/7/20 के अंदर जो है अपना 2021 का दैट इज़ 13,000 आ गई. अपन से पूछा गया है 21-22 का. ठीक है, तो इस केस में नेक्स्ट इज 2021 का. इसमें क्या कहा है, 1,500 से इंक्रीज़ होगा. तो 13,000 प्लस 1,500 दैट इज इक्वल्स टू 14,500. तो अब फॉर 2021 से लेकर 2022 का कितना होगा वो अपन को देखना है. देखिए,
अपन को फाइनेंशियल ईयर 2021 का देखना है, तो 13,000 जो है वो अपने 3 महीने के लिए रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 36 तक, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया। लेकिन अप्रैल मई जून 3 महीने जो हुआ है वो 13,000 रहा है। फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग 9 मंथ्स थे उसके लिए 14,500 रहा है। उसका टोटल करा तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 1,69,500। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये पे स्केल का जो कॉन्सेप्ट है ये आप और बुक में जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। इसी के साथ में मेरा पूरा का पूरा जो सैलरी चैप्टर था मैंने मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। आप इस नोट्स के लिए, जैसे कि मैं साथ साथ में पढ़ा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम दे रही थी, तो आप साथ में इनका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया हो। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, अगर आपको ये शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर का कंप्लीट इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बस मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेरे को भी मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करके, थोड़ा लाइक करके, थोड़ा सा कमेंट करके, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड करती रहूं। और आई होप आप इस बार क्लियर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो भी आप क्लियर करेंगे, और अगर आप वापस से आप 2-3 बार रह चुके हैं, लास्ट टाइम रह गए थे, तो निराश मत होइए, इस बार आप ज़रूर निकलेंगे। प्रेयर करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, पूरे अपने एफर्ट्स दीजिए। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ऑलवेज रिमेंबर। अगर फेलियर हो रही है, और अगर आप फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए या फिर आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आए। फेलियर का मतलब ये है कि आप अगर मार्क्स कम आए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपन वापस से कर लेंगे। जिस दिन आपने हार मान ली ना कि मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं बोथ ग्रुप दे रहा था मैं सिंगल ग्रुप दूंगा, या फिर मैं सिंगल ग्रुप दे रहा था लेकिन अब तो मैं सिंगल ग्रुप भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, और आप CMA को छोड़ के जा रहे हैं। फेलियर इज़ समथिंग दैट, जब आपने खुद से उम्मीद हार ली उसको कहते हैं फेलियर। जब तक आपके अंदर खुद में उम्मीद है ना, आप फेलियर नहीं कहलाओगे, बिलीव मी। और जब आप ये मान के बैठ जाओगे ना कि मैं CMA पास कर गया हूँ, तो आप ज़रूर कर जाएंगे। अपने पे रखिए पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, इसी के साथ में विद अ गुड नोट, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।